नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग दान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि दान का जो है वो उपाय जो ज्योतिष में बताया गया है किन सरकमस्टांसेस में करना चाहिए, और दान के बारे में कहा गया कि हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों की वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो ग्रह हमारे लिए अशुभ हैं, अशुभ फलदायक हैं, या हमारे ऊपर उनका अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी ग्रह हमारे लिए शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, हम उन प्लैनेट की वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करते। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी दान करना भी, अगर हम गलत वस्तु का दान कर देंगे तो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में हम ये सोचते हैं कि शायद हम दान कर रहे हैं तो शायद अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी गलत वस्तु का दान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अशुभ फलदायी हो सकता है। और दोस्तों, हर ग्रह की कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ आइटम होते हैं। जैसे बहुत अगर सिंपल सिंपल अगर हम बात करें तो सूर्य का जो प्रोडक्ट है, वीट है, या कोई भी गुड़ है, या कोई भी लाल रंग की चीज़ है। चंद्रमा है, चंद्रमा का जैसे चावल है, नमक है, गन्ना है, शुगर केन है, सिल्वर है, या कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ जो है वो चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। मंगल है, कोई भी लाल रंग की चीज़ हो, या इवन जो नट्स होते हैं हमारे, वॉलनट है, कैशू नट है, बीटल नट है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध है, बुध को कोई भी हरे रंग की चीज़ है, जैसे कि हम कहें कि पान के पत्ते हैं, पालक है, या हरा चारा है, या साबुत मूंग है, इन सब वस्तुओं जो है बुध के कारकत्व में आती हैं। जुपिटर है, जुपिटर जो भी पीले रंग की चीज़ें हैं वो जुपिटर के कारकत्व में या गुरु के कारकत्व में आती हैं। या कोई भी जो फैट कंटेनिंग फूड हैं, जैसे कि हम कहें कि घी है, बटर है, या जैसे केला है, ऑरेंज है, या जो भी मतलब चने की दाल है पीले रंग की, वो भी हम जो कहेंगे कि गुरु के कारकत्व में आती है। शुक्र है, शुक्र जो है कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हो, या कोई भी फिनिश्ड गुड हो, कोई टेक्सटाइल गुड हो, कोई फैंसी गुड हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कोई परफ्यूमरी का आइटम हो, या शुगर हो, या कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हो। शनि है, शनि काले रंग की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, सीमेंट हुआ, या उड़द की दाल हुई, वो भी सब शनि के कारकत्व में ही आते हैं। राहु केतु है, राहु केतु को हम कहते हैं कि जैसे कोकोनट है, या मूली है, या कोई भी जैसे हलवा है सूजी का, वो सब चीज़ें जो हैं राहु के कारकत्व में आती हैं, राहु केतु के। या काले ये जो मल्टी कलर ब्लैंकेट होते हैं वो भी हम दान कर सकते हैं। और दान के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जिसका कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है दान करते समय। और जैसे मैंने कहा कि हर प्लानिट है कुछ वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है। कुछ वस्तुएं हमारे लिए बहुत कॉस्टली भी होती हैं, और कुछ वस्तुएं बहुत कॉस्टली नहीं भी होती हैं एक्चुअली में। तो इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया गया ज्योतिष में। और उसमें कहा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो दान की वस्तु हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे मैंने कहा, देश पात्र काल के हिसाब से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चीज़ें हैं हम अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा के लिए मैंने कहा कि सिल्वर भी है, चंद्रमा के लिए चावल भी है, चंद्रमा के लिए दूध भी है, चंद्रमा के लिए आटा भी है। तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो भी मतलब आपको लगे, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप दान की वस्तुएं सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें कॉस्टली वस्तु ही सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा कहा कि जो दान है वो जिसका जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है जिस व्यक्ति के ऊपर, उसी को करना चाहिए। उसी का वो ही व्यक्ति जब दान करेगा तब उसको फ़ायदा होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि लोग आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा तो दान करेगा नहीं, क्या हम उसके बिहाव पर दान कर सकते हैं? नहीं। दान जब तक वही व्यक्ति जिसको कि हमें जो ग्रहों की शांति की हम बात कर रहे हैं, या ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब तक वो व्यक्ति दान खुद नहीं करेगा, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आप अपने एफर्ट्स जो है वेस्ट करते हैं उस केस में, और कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं। ज्योतिष में भी कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कैपेबल नहीं, या नहीं कर सकते वो दान जो है,
जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में है, वो नहीं जा सकता दान करने के लिए, तो ऐसे केसेस में हम पेरेंट्स कर सकते हैं उसका। उस केस में जो है वो एक छूट दी गई ज्योतिष में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसे केसेस में कोई बच्चा है या कोई बीमार आदमी है कि वो खुद जो है दान करने जाए, नहीं पॉसिबल है, तो नेचुरली जो है वो एग्जम्पशन अलाउड है। फिर कहा कि जब हम दान करते हैं तो हमें रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और होता यही है कि जब हम दान करते हैं तो सबसे पहले जो है हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमें लोग जाने, हमारी अखबार में तस्वीर आए। और उससे भी पहले हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि एक दान करेंगे और सबसे पहले कहेंगे फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ और जल्दी से फेसबुक पर और यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दो। ये बहुत गलत है। उस केस में दान करने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता और वो हमारे जो दान करने का जो एफर्ट्स भी हैं वो भी जो है बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है एक्चुअली में। दूसरा कहा कि जब तक आपको खुद फेथ नहीं है, खुद विश्वास नहीं है, कब आप जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि हम दान करने से कुछ फ़ायदा होगा, या जब तक आपका खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं हैं दान के बारे में या दान करने की जो रेमेडी है उसके बारे में, जब तक भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये भी कहा कि आपको पेशेंस रखना है, आपको शांति बनाए रखनी है और कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करिए कि इमिडिएटली जैसे ही आप दान करना शुरू करेंगे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। और क्योंकि जो ज्योतिष है वो पूरा का पूरा जो हमारे पास्ट कर्मास हैं उसके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास्ट कर्म ज़्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको बहुत उपाय करने पड़े तब उसका फ़ायदा हो, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये भी कहा कि जो हम रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो हमारे भाग्य को चेंज नहीं करते, भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं कि हमें इतना शक्तिशाली बनाते हैं, हमें इतना मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं कि हम जो उस सिचुएशन आती है उसको हम फेस कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है, उस घटना जो होने वाली है उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर थोड़ा कम हो जाता है जब हम जो है ये उसको सिचुएशन को फेस कर पाते। वही चाहिए भी, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी। अगर हम सोचें कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम्स को हम किसी तरह से फेस कर पाएँ, यही हमारा ज्योतिष का फ़ायदा भी है। और जैसे मैंने कहा कि हमें दान जो है शोर मचाकर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत शोर मचाकर उसको पब्लिसिटी करके दान करें। गुप्त दान करेंगे तभी हमें उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दान के बारे में कि हमें सिर्फ दान उन्हीं को करना चाहिए जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है या जो लोग डिज़र्विंग हैं। हम होता क्या है कि हमने कहा कि ब्लैंकेट दान करने हैं और हम क्या करते हैं, किसी को बुलाया घर पर और उनको ब्लैंकेट दे दिए और हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ है या रिचुअल है हम कहेंगे वो पूरा हो जाता है। हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमने इतने ब्लैंकेट दान कर दिए। और वो होता क्या है कि वो ब्लैंकेट फिर बाज़ार में चले जाते हैं, वो लोग ब्लैंकेट बाज़ार में बेच देते हैं। वो नीडी नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने उनको दान दिया। और उसका जो असली तरीका है, अगर आपको ब्लैंकेट दान करने हैं तो आप रात को, जहाँ पर ठंड पड़ती हो नॉर्थ इंडिया में, आप निकलिए रात को जो है। और रात को जब आप 11-12 बजे निकलेंगे दिसंबर जनवरी के महीने में, तो आप देखेंगे बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर जो एडिक्वेट कवरिंग नहीं होगा ओढ़ने का, जो है वो ठंड में ठिठुर रहे होंगे। आप उनके ऊपर कंबल डालिए, तब आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए दान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा अपनी जारी भी रखेंगे। बट इन द मीन टाइम जो कुछ प्रश्न हैं हमारे, उनको भी मैं लेना चाहूँगा। और पहला जो प्रश्न है वो हमारा मिस्टर अंजन कुमार घोष हैं, उन्होंने पूछा है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 94 है और टाइम उसका दिन के 3 बजे, मतलब 15 आवर्स है। और जो इनका प्लेस है, इन्होंने चकदाहा नांडिया वेस्ट बंगाल का है। और ये कहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब होगा, और साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि मेरी मैरिज जो है वो कब होगी। हमने हॉरोस्कोप बनाया और जो इनका लग्न है वो टॉरस है
और उसमें जो मून है उच्च का वहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल चौथे घर में है, फोर्थ हाउस में। वीनस और राहु सिक्स्थ हाउस में है, वीनस अपनी राशि में है। जुपिटर या बृहस्पति सेवेंथ हाउस में है। सन और मरकरी एट्थ हाउस में प्लेस्ड है। और शनि जो है वो अपने मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में प्लेस्ड है। और केतु जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें जब ही मिल सकता है जब हमारा सैटर्न और सन दोनों ही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो। और आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न जो है वो कर्म के स्थान में है, मूल त्रिकोण राशि में है। और इस पोजीशन में हम कहते हैं कि जो शनि है वो एक महापुरुष योग बनाता है, जिसको कि हम सस महापुरुष योग कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि शनि आपके हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा जो है वो उच्च का है लग्न में, तो चंद्रमा भी जो है मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रांग है। और सन का जहाँ तक सवाल है, सन जो है ये 8th हाउस में प्लेस्ड है, मरकरी के साथ जो है आपके हॉरोस्कोप में 9th साइन में। लेकिन अगर हम नवांश चार्ट देखते हैं तो नवांश में जो सूर्य है वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन और सैटर्न हैं दोनों ही आपके हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रांग है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब का फेवर भी करते हैं। और इसमें जो दशा इस समय जो ऑपरेट हो रही है वो आपकी राहु वीनस की दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 6 फरवरी 2025 तक रहेगी। और अभी जो प्लैनेट का ट्रांजिट होने वाला है गोचर इसी महीने में, शनि जो है वो जहाँ पर है, शनि आपका कुंभ राशि में कर्म स्थान में, वहीं पर शनि गोचर में आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। गुरु है, गुरु आपका 11th हाउस में, जो हम कहते हैं कि जो हाउस ऑफ गेन्स है, हाउस ऑफ इनकम है, उसमें एंटर होगा, उसमें गोचर करेगा। और वहाँ से वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। और 5th हाउस हम जानते हैं कि हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का हाउस है प्रोफेशन में जो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत अच्छी एक पोजीशन है। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय जो दशा चल रही है, इस समय जो गोचर है प्लैनेट का, और इस समय जो प्लैनेट की पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, वो सब फेवर करती हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ तक शादी का सवाल है, शादी जो है जैसे मैंने कहा कि अभी गुरु का भी गोचर होने वाला है, और इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप नौकरी के लिए एफर्ट्स करेंगे, और उसके जो है 2024 में आपकी शादी होगी। 2024 के शुरू में आप देखेंगे, उस टाइम आपकी जो हॉरोस्कोप में मैरिज का जो है योग बनता है। एक प्रश्न और आया है, ये नंदी निशा जी हैं, पूछ रही हैं बांग्लादेश से। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001 है, और टाइम जो है सुबह 2:17 है। और इनका जो बर्थ प्लेस है वो चिटगोंग है, बांग्लादेश में जो है। और इनका जो प्रश्न है कि जो मेरी शादी होगी तो हस्बैंड जो है वो कैसा होगा। इनका हॉरोस्कोप बनाया हमने कि इनका जो लग्न है वो मेष राशि है, जहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस में सन सैटर्न जुपिटर का प्लेसमेंट है, और थर्ड हाउस में मरकरी और राहु का प्लेसमेंट है। 8th हाउस में मून का प्लेसमेंट है। 9th हाउस में मार्स और केतु का प्लेसमेंट है। तो इस तरह से इनका हॉरोस्कोप है। और हम जो मैरिज देखते हैं या स्पाउस के बारे में, हम जीवन साथी के बारे में देखते हैं, वो 7वें भाव से देखते हैं, जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र उसको देख भी रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैरिज के हाउस का लॉर्ड है वो उसके ऊपर एस्पेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि एक राजयोग बनता है मैरिज के हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैरिज के लिए जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 7th हाउस है बहुत स्ट्रांग है। और इवन अगर हम जुपिटर की पोजीशन भी देखें तो जुपिटर की पोजीशन भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और शादी के लिए हम D9 चार्ट या नवांश चार्ट देखते हैं, और वहाँ पर भी करीब करीब सभी प्लैनेट की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका जो हस्बैंड होगा
पहली चीज़ तो वो बहुत हैंडसम होगा, और उसका जो प्रोफेशनल स्टेटस होगा, फाइनेंशियल स्टेटस होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, और वो केयरिंग भी होगा और आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड भी होगा, और मैरिज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिकेटेड भी नहीं है। तो हम सभी भी आपके लिए जो है शुभकामनाएं हमारी भी नारा संचार की तरफ से, कि जो आपके हॉरोस्कोप में इंडिकेटेड है वैसा ही आपका हस्बैंड भी हो। और दोस्तों, कुछ बहुत एक ज्योतिष के बारे में कई सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास। दीपक जी मेरठ से, उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि सूर्य की पोजीशन देखकर हम अपनी जन्म पत्रिका में ये बता देते हैं कि जन्म जो है किस समय का है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, मिड डे का है या मिडनाइट का है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम चंद्रमा की पोजीशन को भी देखकर क्या ये बता सकते हैं कि जो जन्म है वो किस तिथि को हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ल्यूनर मंथ है उसमें 15-15 तिथियां होती हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। तो एक प्रश्न का ये है, और मैं कहूँगा दीपक जी बिल्कुल बता सकते हैं। दूसरा ये है कि साढ़े साथी का जन्म कुंडली देखकर कैसे पता लगता है कि किस व्यक्ति की साढ़े साथी चल रही है। और तीसरा इन्होंने एक प्रश्न और भी किया है कि दशाओं में रिजल्ट कैसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं, एक हमारी महादशा होती है, एक अंतरदशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है। तो हमें रिजल्ट किस हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों, हम इन तीनों प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, डिटेल में देंगे, और ये सभी के लिए लाभकारी होगा। जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं या जिनको ज्योतिष की नॉलेज है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और बाकी भी जो हम सभी लोगों के लिए जो है ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगा भी बहुत अच्छा कि जब आप इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, और लगता भी है कि इन प्रश्नों का उत्तर सबको मालूम भी होना चाहिए, एक अवेयरनेस आनी चाहिए सबको ज्योतिष के बारे में। तो दोस्तों, हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है नेक्स्ट टाइम पूरी डिटेल में देंगे। और जब तक के लिए आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं नारा संचार की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और हम फिर मिलते हैं अगले इतवार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।